हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई होप कि आप सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरी आवाज़ अगर आप सब तक क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप बताएं मुझे। वरना मैं साउंड इफ़ेक्ट थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने जब अपनी वीडियोस बाद में देखी तो कुछ में साउंड बहुत कम था। सो आई होप कि मेरी साउंड क्लियर है आप सबको। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ आप सबके जुड़ने का। मैंने पहले से इस टॉपिक को आप सबको भेज दिया था कि आप इस टॉपिक से जुड़े, क्योंकि बाई एंड लार्ज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरे पास बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि इस टॉपिक को कवर करें। तो आज ये जो लाइव सेशन मैंने रखा है और इसका जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सारी लड़कियों के लिए, उन सारी लेडीज़ के लिए। और मैं उस टॉपिक को बता देती हूँ, दैट इज एबनॉर्मल पीरियड्स इन लेडीज और इन वुमेन और इन गर्ल्स। यानी कि जो इरेगुलर या एबनॉर्मल तरीके से आपको जो मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन से मेरे जुड़े। आज हम सिर्फ पीरियड के बारे में बात करेंगे और क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं ये बता रही हूँ दोस्तों आपको कि इसके नेचुरल रेमेडीज के बारे में डिस्कशन हम कल करेंगे। अगर आज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इसकी नेचुरल रेमेडीज यूट्यूब पे डिस्कस करूंगी। तो आप सारे लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसकी नेचुरल रेमेडीज के बारे में आपसे वहाँ पे डिस्कशन कर सकूँ। सो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े और मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊँ। तो दोस्तों अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं, एक लड़की के पीरियड की बात करते हैं, तो वो कब स्टार्ट होता है? 11 से 14 साल की उम्र में अगर एक लड़की का एक पीरियड स्टार्ट होता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। वो नॉर्मल है। अगर आपका 11 से 14 साल की बीच में अगर आपकी बेटी का पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो वो नॉर्मल एज में पीरियड स्टार्ट हो रहा है। कुछ लेडीज़ मेरे पास आती हैं कि मेरी बच्ची का 11 साल में ही पीरियड स्टार्ट हो गया। तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 11 से 14 साल के बीच में अगर आपका पीरियड, आपकी बच्ची का पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो वो नॉर्मल एज में हो रहा है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। तो एक अगर आपका 14 साल तक या 15 साल तक भी आपकी बेटी का पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यकीनन आपको थोड़ा सा इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है और आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तो याद रखिए, अगर 15 साल या मैक्सिमम 16 साल तक अगर आपकी बेटी का पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप एक बार अपनी अच्छी जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलने की कोशिश ज़रूर करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि कोई कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं इसलिए उनके लिए रिपीट कर रही हूँ कि वो सारी बच्चियां जिनका 11 से 14 साल की उम्र में महीना शुरू हो रहा है या पीरियड शुरू हो रहा है, ये एक नॉर्मल एज है और सही एज है पीरियड शुरू होने की। और जिन बच्चियों का पीरियड 11 से 14 साल की उम्र में नहीं शुरू हो रहा है, उन सब की मदर्स के लिए ये मेरा संदेश है कि अगर 15 साल तक भी पीरियड शुरू नहीं हो रहा है तो आप 16वें साल में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें कि मेरी बच्ची का पीरियड क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है जिसे आप अगर टाइमली डायग्नोस कर लें और टाइमली उसका ट्रीटमेंट करवा लें तो वो प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि एक नॉर्मल पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल पीरियड कितने दिन का होता है? आप आंसर कीजिए। आप में से कोई जो लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, एक महीने की जो लेंथ की बात करें, तो वो कितने दिन की होती है? मैं आप में से किसी का आंसर चाहूंगी। ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक नॉर्मल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, कि एबनॉर्मल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप में से कोई बताइए कि एक नॉर्मल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने दिन की होती है? कोई है आप में से जो एक आंसर करेगा इस चीज का, जो बताए कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइकिल अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कितने दिन की होती है? आई होप कि शायद या तो आप में से किसी को पता नहीं है या फिर आप आंसर नहीं करना चाह रहे। हम इस सेशन को इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हो सकता है कि आप सबको आंसर पता हो, लेकिन आप में से कुछ लोग इसका आंसर नहीं देना चाह रहे हैं। आई गेस आप सबको पता है इसका आंसर
कि अगर हम एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो 4 to 6 डेज, ये अंजलि शंकर प्रसाद ने रिप्लाई किया है 4 to 6 डेज। अंजलि जी आपने रिप्लाई तो किया है, लेकिन मैं बात करी हूँ यहाँ पे महीने की, कितने दिनों में महीना आता है। अच्छा, ये संघमित्रा साहू जी ने रिस्पॉन्स दिया है 28 to 35 डेज। थैंक यू संघमित्रा जी। कोई और है जिसको रिस्पॉन्ड करेगा? एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो वो कितने दिन की होती है? संघमित्रा साहू जी ने रिस्पॉन्ड किया है 28 to 35 डेज। अंजलि जी मैं आपको वापस से कहूंगी कि एक बार फिर से आप सोचें और रिस्पॉन्ड करें। आपने मुझे बताया कि कितने दिन तक रहती है, महीने में कितने दिन में आती है? प्लीज आप में से रिस्पॉन्ड करें कोई कि महीने में कितने दिन में आती है। अभी संघमित्रा साहू जी ने 28 to 35 डेज की साइकिल लिखी है। ये मुशीरुल इस्लाम जी ने बोला है 28 to 30 डेज। थैंक यू मुशीरुल इस्लाम जी। अगेन मैं और लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि आप लोग वापस से जुड़ें और इस क्वेश्चन का आंसर करें कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक स्टैंडर्ड साइकिल की बात करें तो वो कितने दिन की होती है, और एक नॉर्मल साइकिल की लेंथ को कंसिडर करें तो वो कितने दिन की होती है। अभी मैं और आंसर्स ले रही हूं तो प्लीज आप रिप्लाई करें। अगेन प्लीज रिप्लाई करें, अभी भी मैं रिप्लाई का इंतजार कर रही हूं। और एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ महीने में कितने दिन की होती है? संघमित्रा साहू जी ने 28 to 35 डेज कहा है और मुशीरुल इस्लाम जी ने 28 to 30 डेज कहा है। प्रीति बिष्ट जी आप कुछ कहना चाहेंगी? एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, या फिर एक नॉर्मल साइकिल हम कंसिडर करते हैं तो वो कितने दिन की होती है? ये अंजलि प्रसाद जी ने अगेन रिप्लाई किया है 25 to 30 डेज। थैंक यू अंजलि जी। अगेन मैं आगे और भी रिस्पॉन्स लेना चाहूंगी। आप वापस से रिस्पॉन्ड करेंगे कितने दिन की होती है, नहीं तो फिर मुझे आगे आंसर देना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपके आंसर सुनना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में एक नॉर्मल साइकिल की क्या लेंथ होती है। प्लीज आगे रिस्पॉन्ड करें। अंजलि जी ने रिस्पॉन्ड किया है कि 25 to 30 डेज की एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो आगे और रिस्पॉन्स मैं चाहूंगी। ओके, आई थिंक कि काफी रिस्पॉन्स आ गए हैं, तो मैं खुद बता दूं। देखिए, एक स्टैंडर्ड जो बुकिश लैंग्वेज है दैट इज 28 डेज। ठीक है, जो बुक में हम पढ़ते हैं कि एक स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है। आप सबको ये चीज पता होगी, बट थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज हैं। यहाँ पे आगे मैं बताऊंगी, ऐड करूंगी, बट इस चीज को पहले मैं क्लियर कर दूं। जो बुक में लिखा हुआ है कि एक स्टैंडर्ड, क्योंकि हम जब एक स्टैंडर्ड बनाते हैं तो फिर उससे डेविएशन होता है, तब समझते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। तो एक स्टैंडर्ड अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें और बुक की लैंग्वेज की बात करें तो 28 डेज की साइकिल जो होती है उसको स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं। बट क्या 28 डेज की साइकिल सब में होती है या मैक्सिमम लोगों में होती है? ऐसा होता है क्या? आप वापस आंसर कीजिए कि क्या 28 डेज की साइकिल मैक्सिमम लोगों में होती है? आई थिंक कि ज्यादातर लोग इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैं खुद बता दूं कि स्टैंडर्ड 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हार्डली 13 to 20% लोगों में होती है। मतलब 13 to 20% गर्ल्स में होती है या लेडीज में होती है। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 डेज, जो कि हम बुक्स में पढ़ते हैं या आप नेट में सर्च करते होंगे, तो ये जो स्टैंडर्ड साइकिल होती है 28 डेज की, ये सिर्फ 13% से 20% लोगों में पाई जाती है। तो वो लड़कियां जिनकी 28 दिन की साइकिल होती है, तो वो प्लीज अपने आप को दोष नहीं दें कि उनकी 28 दिन की साइकिल नहीं होती है। अब वापस से मैं क्वेश्चन ले रही हूं कि मैंने बताया कि सिर्फ 13 से 20% लोगों में 28 दिन की साइकिल होती है। अगेन मैं क्वेश्चन ले रही हूँ कि हम इस नॉर्मल का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ तक रखते हैं, यानी कि एक रेंज होता है नॉर्मल का, उस रेंज को हम कहाँ से कहाँ तक रखते हैं कि जब हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो प्लीज अभी और भी लोग जुड़े हैं, मैं अगेन ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि नॉर्मल स्टैंडर्ड साइकिल तो मैंने बता दी, बट एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेंज जहां तक हम उसको नॉर्मल मानते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती है। कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, मैं चाहूंगी कि वो रिस्पॉन्ड करें या पिछले लोगों में से रिस्पॉन्ड करें। अगेन ये क्वेश्चन मैं पुट कर रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे ये आंसर करना पड़ेगा। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। कई सारे लोगों ने आंसर किया है, काफी क्लोज हैं आप लोग आंसर के, बट यहाँ पे और भी मैं क्लियर कर देती हूँ।
देखिए, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से लेकर 35 डेज के बीच में है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 21 डेज से लेकर के 35 डेज के बीच में आ रही है, तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। यानी कि किसी की साइकिल अगर 22 दिन की, हर महीने 22 या 24 दिन की आ रही है, तो उसको नॉर्मल कहेंगे। यानी कि 21 दिन के बाद आ रही है, तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। यानी कि 21 दिन से 35 दिन के बीच में अगर साइकिल आती है, तो ये एक रेंज लेते हैं। क्यों रेंज लेते हैं? क्योंकि एकदम जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वो स्टैंडर्ड बहुत कम लोगों में होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है। तो इसलिए एक रेंज होती है। अभी अगर आपने मेरा ओव्यूलेशन वाला सेशन देखा होगा, ओव्यूलेशन पीरियड को प्रेडिक्ट करने वाले सेशन देखा होगा, या फर्टिलिटी पीरियड वाला सेशन देखा होगा, तो उसमें भी मैंने एक रेंज बताई है। आप कभी भी अपने रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें भी देखोगे कि एक रेंज होती है हमेशा, एक लोएस्ट रेंज, एक लोअर रेंज और एक अपर रेंज होती है। तो इसलिए एक नॉर्मल साइकिल के लिए जो रेंज दी गई है वो है 21 दिन से 35 दिन के बीच में। यानी 21 डेज से 35 डेज के बीच में अगर आपको साइकिल आ रही है, पीरियड आ रहा है, तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। यानी कि आपका पीरियड 21 दिन से 35 दिन के बीच में है, तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो आई होप कि अभी ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एक नॉर्मल साइकिल क्या होती है। अच्छा, अब अगर जिनका पीरियड, मतलब किसको कहेंगे कि एबनॉर्मल है, पीरियड आपका इरेगुलर है या एबनॉर्मल है या सही पीरियड नहीं आ रहे हैं, वो हम किन में कहेंगे? आंसर कीजिए आप प्लीज। अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे क्वेश्चन को आंसर किया था। अब मैं कहूंगी कि एबनॉर्मल पीरियड किसको कहेंगे, तो आप में से जो जो लोग हैं प्लीज उसको आंसर कीजिए कि एक एबनॉर्मल पीरियड या इरेगुलर पीरियड या जिसको कहते हैं कि सही पीरियड नहीं आ रहा है, वो किस पीरियड को कहेंगे, किन किन पीरियड्स को कहेंगे। मैं किस पीरियड को तो नहीं कहूंगी, कई पीरियड्स को बोल सकते हैं, तो किन किन को कहेंगे आप में से आंसर कीजिए। कई सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, सना जुड़ी हैं, राज वैद्य, श्रुति जुड़ी हैं, अंजलि प्रसाद जी जुड़ी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप आंसर करें कि एक एबनॉर्मल पीरियड हम किन किन पीरियड्स को कहेंगे। अभी मैंने एक चीज बताई है, तो उसी से कुछ बता दें आप प्लीज। उसके बाद फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। देखिए, इस सेशन को हम इंटरेक्टिव रखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब मैं दे सकूंगी। एनीवेज, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो एक एबनॉर्मल साइकिल, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 21 दिन, तो 21 दिन से कम की साइकिल है आपकी, यानी कि आपका पीरियड 21 दिन के अंदर आ रहा है अगर, यानी कि 15 दिन का, 20 दिन का, अगर 18 दिन का, इस तरीके से आपका पीरियड आ रहा है, हर महीने आपका पीरियड जो आ रहा है वो 15 दिन में आ जा रहा है, 18 दिन में आ जा रहा है, 10 दिन में आ जा रहा है, तो ये एबनॉर्मल पीरियड है। या फिर 35 दिन के बाद आ रहा है, 40 दिन, मतलब 35 से 36 इतना चल जाता है, लेकिन 40 दिन, 45 दिन, 2 महीना, 3 महीना, इस तरीके से आ रहा है, तो आपका पीरियड एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है, एक तो ये हो गया क्राइटेरिया कि आपका पीरियड इरेगुलर या एबनॉर्मल का क्राइटेरिया क्या हो गया कि दिन के हिसाब से। दूसरा, आपका पीरियड, जैसे कि अंजलि प्रसाद जी ने पहले रिस्पॉन्ड किया था कि मैंने पूछा था कि कितने दिन की साइकिल आती है, तो उन्होंने पीरियड के डेज का रिस्पॉन्ड किया था कि 3 to 4 डेज आई गेस उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका पीरियड 7 डेज के अंदर तक रहता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अगर आपका पीरियड लास्ट करता है, यानी पीरियड जब होता है और 7 दिन के अंदर तक रहता है, किसी का पीरियड 4 दिन रहता है, किसी का 5 दिन, लेकिन अगर 7 दिन के अंदर तक रहता है और ब्लीडिंग ठीक ठाक होती है, तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन वो पीरियड जो 7 दिन से ज्यादा एक्सटेंड करता है, 8 दिन, 10 दिन, तो ये नॉर्मल नहीं होता। बहुत सारी लड़कियों में जिनमें ये पीरियड, उन लेडीज में या उन गर्ल्स में जिनमें पीरियड 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लास्ट कर रहा है, रह रहा है, तो दैट इज नेवर नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है और आपको बिल्कुल अपना चेकअप कराना चाहिए। तो अगर आपका पीरियड 7 दिन से ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है तो वो आपका एबनॉर्मल पीरियड है। अगर 7 दिन के अंदर है तो वो नॉर्मल पीरियड है। अब 7 दिन के अंदर है तो नॉर्मल पीरियड है, ये तो मैंने कह दिया, लेकिन उसके साथ भी कुछ क्लॉज है। अब अगर आपको पीरियड आ तो रहा है, 7 दिन तक रह रहा है या 5 दिन तक रह रहा है, बट आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा हैवी है, अगर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो भी वो एबनॉर्मल पीरियड होगा। यानी एक होता है नॉर्मल पीरियड, नॉर्मली सबको क्या होता है कि शुरू के 2 दिन, बहुत तो 3 दिन थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके बाद हल्की हल्की होके फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। दैट इज नॉर्मल इन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स।
लेकिन अगर आपका पीरियड लगातार 7-8 दिन बहुत ज्यादा पीरियड हो रहा है, हेवी पीरियड हो रहा है, तो दैट इज एबनॉर्मल और आपको अपनी आंखें खोलनी है। उन मदर्स से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपकी बेटी को, आपकी बच्ची को अगर बहुत हैवी पीरियड हो रहा है, बहुत ज्यादा पीरियड हो रहा है, दिन भर में कम से कम आपको 8-10 पैड यूज करने पड़ रहे हैं पूरे सोप में, तो डेफिनेटली ये बहुत हेवी पीरियड है और आपको फौरन डॉक्टर से अप्रोच करना है, अपना चेकअप कराना है। देखिए, डॉक्टर से अप्रोच करने का मेरा मतलब ये नहीं होता है कि आप जाएं और दवा ले लें। मैं हमेशा अपने सारे पेशेंट्स को भी बोलती हूँ और आप सबको यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मैम मैंने दवा ले ली, ठीक हो गया था, और वो बहुत साल तक यही करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस से कह रही हूँ कि जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, पीरियड में किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो देखिए दवाएं सिर्फ लेना सॉल्यूशन नहीं है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जो ठीक है, आप हमारे पास आएंगे, आपके पीरियड को उस टाइम के लिए कम कर दिया जाएगा, हर बार आप आएंगे आपको कम कर दिया जाएगा आपके पीरियड को, या आपको पीरियड को रेगुलर करने के लिए कुछ मेडिसिन दे दी जाएंगी, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। आप प्लीज अपने आप को थॉरली चेक कराएं कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है, क्यों है। इस क्या, कहाँ और क्यों का जवाब आपको लेना है, ना सिर्फ मेडिसिन लेकर आप आ गए, मेडिसिन लेके आ गए और आपने खा ली और उस टाइम के लिए आप ठीक हो गए, फिर अगले महीने आया फिर आपने लिया और ठीक हो गए, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते रहते हैं, यानी कि आपने टेम्परेरी इलाज किया और अपना सॉल्यूशन जो एग्जैक्ट था आपने उसको नहीं लिया। तो हमेशा क्या, क्यों और कैसे, ये इस चीज का आंसर जानने की कोशिश कीजिए, और इस चीज का आंसर आपको अपने डॉक्टर से तभी मिल सकता है जब आप टेस्ट कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, अगर हम उनको टेस्ट बोलते हैं तो कभी कभी कुछ पेशेंट जो होते हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हमारी आंखों में या डॉक्टर्स की आंखों में कभी भी माइक्रोस्कोप नहीं होता है कि हम आपके अंदर देख पाए। तो आप सबको मैं ये समझा रही हूँ कि अगर से आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो एक बार अपने आप को चेक जरूर कराएं। चेक कराने से मतलब ये है कि डेफिनेटली एक फिजिकल चेकअप तो आपको बनता है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो चेकअप करेंगे, और अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करती है टेस्ट का, तो एक बार थॉरली अपनी सारी जांचें कराइए और देखिए कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। तो इस क्या और क्यों का जवाब जरूर से ढूंढिए। सिर्फ दवा ले लेना आपका इलाज नहीं है। मैं वापस से इस चीज को बार बार समझा रही हूं कि सिर्फ दवा ले लेना इलाज नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए तो हो सकता है कि वो चीजें आपकी काफी हद तक बेहतर हो जाए। यहाँ पे कृष्णा जी ने सवाल किया है कि पीरियड इज वेरी पेनफुल, नॉट ट्रीट बाय एनाल्जेसिक, दिस कंडीशन में क्या करना चाहिए। कृष्णा जी, ये इसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, इस कंडीशन को डिस्मेनोरिया बोलते हैं, और इस टॉपिक को हम अलग से एक कवर करेंगे कि डिस्मेनोरिया क्या होता है और उसमें क्या करना चाहिए। तो अभी हम सिर्फ पीरियड्स की इरेगुलरिटी पे बात कर रहे हैं। तो आप अगर इस बारे में जानना चाहती हैं तो बेटर है कि आज के सेशन में हम इस बारे में डिस्कशन करें। मैं डिस्मेनोरिया वाला टॉपिक, यानी कि पीरियड में जो बहुत पेन होता है जिन लड़कियों को, उस टॉपिक को मैं अलग से एक काफी लंबा चौड़ा टॉपिक बना के कवर करूंगी, और नेचुरल रेमेडीज को भी कवर करूंगी इसके बारे में। तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल और सारे चैनल से जुड़िए, ताकि मैं जहां पे भी ये सेशन करूं आप उसको देख पाइए। इस सेशन में मैं आपके इस डिस्मेनोरिया वाले टॉपिक को कवर नहीं कर पाऊंगी, सो आई एम सॉरी। आप मेरे नेक्स्ट जब भी मैं इस टॉपिक को कवर करूंगी प्लीज आप उससे जुड़िए। ओके, अच्छा, अभी बात करते हैं कि और क्या क्या साइंस हैं कि आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। अच्छा, आपको एक तो ये है कि पीरियड आ रहा है, टाइम से आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी पीरियड हो रहा है। उसके अलावा आपको पीरियड आ रहा है, टाइम से आ रहा है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, यानी कि सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है। अगर ये कभी एक महीने हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको रेगुलरली ऐसा हो रहा है कि आपको पीरियड आ रहा है लेकिन सिर्फ स्पॉटिंग के फॉर्म में होके वो खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जागना है। ऐसा नहीं है कि आपको घर में बैठे रहना है और आपको सोचना है कोई बात नहीं, जब बच्ची बड़ी होगी, 20 साल 25 साल 23 साल की होगी तो देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी माएं इस चीज को इग्नोर करती हैं, इसलिए मैं उन सबसे बोल रही हूँ, या बहुत सारी लड़कियां इस चीज को इग्नोर करती हैं, तो मैं इसलिए उन सबसे बोल रही हूँ कि अगर
आपको इस तरह की दिक्कत है कि आपको पीरियड तो आता है, टाइम से भी आ रहा है, लेकिन आपको पीरियड ठीक से ना हो कि सिर्फ स्पॉटिंग के फॉर्म में हो रहा है, तो अपना चेकअप जरूर से कराइए कि आपको क्या है, क्यों है। अगेन मैं बार बार ये कह रही हूं कि क्या है, क्यों है, ये जानना जरूरी है, बजाय इसके कि सिर्फ आप दवा ले लीजिए। तो क्या है और क्यों है का जवाब जब आपको मिल जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट बहुत शायद इजी हो जाए या बहुत आसान हो जाए, और आपके लिए भी ट्रीटमेंट लेना बहुत आसान हो जाए, और डॉक्टर के लिए भी आपको ट्रीट करना बहुत इजी हो जाए। तो मेरी इस बात का, और ये जो मैं इस बात पे बार बार जोर दे रही हूँ कि इस क्या और क्यों का जवाब हमेशा ढूंढने की कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ दवा लेने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आगे बढ़ती हूँ कि ये तो हो गया कि किन किन पीरियड्स को हम बोलेंगे कि इर्रेगुलर है। अच्छा, अगर आपको पीरियड आ ही नहीं रहा है, लाइक एक होता है एमेनोरिया। बहुत बार आप देखेंगे अपने प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर आपको लिख कर देगा कि एमेनोरिया ऑफ 3 months, एमेनोरिया ऑफ 4 months। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेनोरिया? क्या होता है एमेनोरिया? अगर आपको पीरियड आ ही नहीं रहा है, लाइक आपको पीरियड आता था लेकिन अब पीरियड आ ही नहीं रहा है, यानी कि 2-3 महीना हो गया आपको पीरियड नहीं आ रहा है। इवन मेरे पास कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं कि साल भर 2 साल हो गया पीरियड नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा जान के ये हैरानी होती है कि ऐसे कैसे ये घर पे बैठी रहेगी। मीन्स 22 साल 24 साल की लड़कियां ऐसी आती हैं जो कि जिनको 2-2 साल से पीरियड नहीं आया है, बट स्टिल किसी ने नोटिस नहीं किया इस चीज को। तो दिस इज नेवर 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 एवर नॉर्मल। आप प्लीज प्लीज इस चीज को इस तरह से नहीं लीजिए कि आपका 1-1 साल पीरियड नहीं आ रहा है और आप घर बैठे हुए हैं, आपने सही से डॉक्टर को अप्रोच नहीं किया। तो प्लीज वो सारी लड़कियां जो, या वो सारी माएं, प्लीज अपने बच्चों के ऊपर ये चेक रखिए कि उनको पीरियड टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि पीरियड हर महीने आना जरूरी है, और जो मैंने आपको टाइम बताया कि 21 डेज से 35 डेज के बीच में आ रहा है, तो दैट इज नॉर्मल। ठीक है, आप नॉर्मल हैं। फिर भी कुछ एक लोग होते हैं, कुछ एक लड़कियां होती है, जैसे अभी के वक्त में थोड़ा सा डिफरेंस पुराने जमाने से क्या हो गया है कि मैरिज की एज थोड़ा बढ़ गई है। पहले के वक्त में मैरिज हो जाती थी 18 साल में, 20 साल में, बहुत तो 22 साल में। अभी क्या है कि 28-30 साल की एज में मैरिज होती है, तो लड़कियां थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस होती हैं। तो वो लड़कियां, कुछ इस तरह की लड़कियां आती हैं हमारे पास कि मैम बस मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरा पीरियड ऐसे है, 35 डेज का है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू चेक माई सेल्फ कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो दैट इज ओके, दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर पीरियड्स, एंड अपने बॉडी के लिए वो बहुत कॉन्शियस है। तो अच्छा, मैं कहती हूँ कि दे आर गुड, वो अपने लिए बहुत कॉन्शियस है, और अपना आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो अपना चेकअप कराना चाहती हैं। तो वो अपनी मर्जी से अपना चेकअप कराना चाहती हैं। लेकिन वो लड़कियां या वो मदर्स जो अपने बच्चे पे चेक नहीं रखती हैं, तो प्लीज प्लीज अपनी बच्चियों पे चेक रखिए कि 1-1 साल उनको पीरियड नहीं आ रहा है, 2 साल पीरियड नहीं आ रहा है, अगर 6 महीना पीरियड नहीं आ रहा है, तो दिस इज नेवर नॉर्मल, नेवर नेवर एवर नॉर्मल। कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है, और प्लीज उस प्रॉब्लम को फौरन डायग्नोस कराइए, क्योंकि नेचर ने अगर आपके पीरियड को हर महीने बुलाने को कहा है तो कुछ ना कुछ आपके फायदे के लिए है। अगर ऊपर वाले ने आपको हर महीने पीरियड दिया है, तो अगर वो पीरियड हर महीने नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान तो हो रहा है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, क्योंकि ये पीरियड क्या होता है, आपका जो यूट्रस है उसकी जो अंदर की लेयर है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो जब जब पीरियड आता है तो आपकी ये जो एंडोमेट्रियम है ये शेड होती है, यानी कि ये आपके पीरियड के फॉर्म में निकलती है। तो अगर ये नहीं निकलेगी तो ये थिक हो जाएगी। और जो लड़कियां इस चीज को इग्नोर करती हैं, मैं इस चीज में आपको डरा नहीं रही हूं, बट बता रही हूं, अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हो, अपने पीरियड्स पे ध्यान नहीं देते हो, और आपके पीरियड नहीं आ रहा है, साल से 2-2 साल तक नहीं आ रहा है, और फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपको आगे आने वाली लाइफ में एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा हो सकता है। मैं आप में से किसी को ये चीज नहीं डरा रही, ऐसा नहीं कि दिस इज वेरी कॉमन, ये रेयर होता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा इसको इग्नोर करते हैं उनको ज्यादा वार्न कर रही हूं मैं, कि जो जिनको साल भर या 6 महीना पीरियड ही नहीं आ रहा है, और आप घर बैठे हुए हो, और ऐसा बहुत सालों से हो रहा है, बट स्टिल आप इस चीज के लिए नहीं जाग रहे हो, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर नेचर ने बनाया है कि आपके एंडोमेट्रियम को हर महीने शेड होना है, तो वो जरूरी है। ठीक है, हर महीने नहीं हो रहा है, 1.5 महीने पे हो रहा है, लेकिन होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो पीरियड की इरेगुलरिटी है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारी मैं देख रही हूँ इसमें मेरे पेशेंट्स भी जुड़ रहे हैं,
आई होप कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग भी जुड़ रहे हैं मुझसे। तो मैं अभी जो जिनसे मैंने डिस्कशन ये नहीं किया है, क्योंकि बहुत बार ड्यूरिंग कंसल्टेशन इतना डिटेल डिस्कशन मैं नहीं कर पाती, तो अभी वापस से मैं आप सबसे ये डिस्कस कर रही हूँ कि अगर हमारा पीरियड इरेगुलर होता है तो बहुत कॉमन रीजन क्या है। कॉमन अगर हमारा पीरियड बहुत इरेगुलर होता है तो कॉमन रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, किसी ने पूछा है इफ पीसीएस पेशेंट्स 45 वाई डिले। मुशीरुल इस्लाम जी ने पूछा है कि अगर पीसीएस पेशेंट 45 डे का है तो क्यों डिले होता है। देखिए, अभी मैं पीसीएस टॉपिक को कवर नहीं कर रही। पीसीएस पेशेंट्स में पीरियड की इरेगुलरिटी होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है डेफिनेटली। और अगर आपको पीरियड में डिले होता है, मैंने अगेन कहा आपको, अभी डिस्कस किया था कि अगर 35 डेज से आपका पीरियड लेट हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम, और आपका पीसीएस डायग्नोस्ड है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, और आपको प्रॉपर अपने डॉक्टर के सुपरविजन में रहना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप नेचुरल ट्रीटमेंट सिर्फ घर में कर रहे हो और आपका उससे फायदा नहीं मिलेगा। तो 45 डेज का पीरियड अगर आपका आ रहा है तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो मुशीरुल जी, अभी हम पीसीओएस के लिए स्पेशली टॉक नहीं कर रहे। मैं एक पीसीओएस का अलग से सेशन भी रखूंगी, और इसके पहले मैंने बहुत सारे पीसीओएस पे सेशंस किए हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस को उठा के देखिएगा, और प्लीज और मैं फिर कोशिश करूंगी कि पीसीओएस में स्पेशली पीरियड्स क्यों इरेगुलर होते हैं, ताकि उस पर हम बात कर सकें। अभी हम कॉमन बात कर रहे हैं कि किन किन चीजों में पीरियड आपके इरेगुलर हो सकते हैं, ताकि वो पेशेंट्स जो बहुत बार होता है कि अगर हम उनके टेस्ट कराते हैं तो उनको लगता है ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं, ऐसे टेस्ट क्यों करा रहे हैं, तो उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओ या कहीं पे भी जाओ, अगर आपको आपके दिमाग में हर चीज क्लियर होना चाहिए कि किन किन वजहों से आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप एक टेस्ट कराओ, वो नॉर्मल आए, लेकिन आपका पीरियड इरेगुलर दूसरे रीजन से हो। लाइक अब आपने पीसीएस का जिक्र किया तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी जो सबसे कॉमन चीज है दैट इज पीसीओएस। जो लोग पीसीओडी जानते हैं वर्ड, उनको मैं कहूंगी पीसीओडी एंड पीसीओएस बोथ आर सेम। Again, I'm repeating, PCOD and PCOS both are same. PCOD is an old term, new term is PCOS. So, अभी जो सबसे कॉमन मुझे मिल रहा है अपने पेशेंट्स में वो PCOS है, जो कि कह सकते हो मेरी ओपीडी में तो हर दूसरी या तीसरी लड़की PCOS की आती है। सो PCOS इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन नाउ अ डेज, जहाँ पे आपका पीरियड की इरेगुलरिटी मिलती है। उसमें कैसे भी इरेगुलरिटी पीरियड की मिल सकती है, यानी जितनी तरीके की इरेगुलरिटी मैंने आपको बताई है पीरियड की, उसमें से किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी आपको पीसीओएस में मिल सकती है। तो अभी हम चूंकि पीसीओएस का डिस्कशन स्पेशली यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स का कर रहे हैं। तो क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। तो जिनकी कोई डायग्नोसिस नहीं बनी है उन सबके लिए भी मैं बता रही हूँ ये कि क्या क्या वजह हो सकती है। अब अगर आपका फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बार पीरियड इरेगुलर हुआ है तो बहुत ज्यादा फिक्र इसलिए नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। तो अपने टेंशन और अपने स्ट्रेस को अपने से दूर हटाइए, क्योंकि टेंशन या स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है आपके पीरियड को इरेगुलर करने का। ये बहुत सारी चीजों के लिए कारण होता है, पीसीओएस के लिए भी ये बहुत हार्मफुल होता है, इनफर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हम यहाँ पे पीरियड्स की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस और टेंशन जो है ये आपके पीरियड को इरेगुलर कर सकता है। हो सकता है कि आप अपने एग्जाम के टेंशन में बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, हो सकता है ऑफिस का टेंशन आपका किसी महीने बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो गया। बट ये इरेगुलरिटी आपकी रेगुलरली नहीं होगी। कहने का सेंस ये है कि आपका कभी 1 या 2 बार पीरियड इरेगुलर हुआ तो उतना सोचने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा फिक्र की बात नहीं है कि हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा टेंशन लिया हो और किसी भी वजह से आपने टेंशन लिया हो या स्ट्रेस लिया हो जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आप एक्सरसाइज आपने बहुत ज्यादा अचानक से शुरू कर दी हो, उसकी वजह से भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपका 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। यानी कि आपका अचानक से आपने एक्सरसाइज शुरू किया, बहुत हेवी एक्सरसाइज करने लगे, तो उसकी वजह से भी आपका पीरियड
इरेगुलर हो सकता है। या फिर आप बहुत एक्सरसाइज करते थे और अचानक से आपने उसको क्विट कर दिया, यानी अचानक से आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स में ये जरूर बोलती हूँ, कोई भी चीज अचानक से नहीं करो, स्लोली एंड ग्रेजुअली करो। यानी कि एकदम से आप हेवी एक्सरसाइज नहीं करो और एकदम से आप एक्सरसाइज को क्विट नहीं करो। तो ये दोनों ही रीजन आपके पीरियड को इरेगुलर कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपका ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग 1 या 2 महीना ऐसा हो सकता है। तो जिनका 1 या 2 महीना पीरियड इरेगुलर हो रहा है वो इस चीज का ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपने उस महीने बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज की हो, जिसकी वजह से आपका पीरियड इस महीने इरेगुलर हो गया हो, या फिर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से आप घर बैठ गए, जिसकी वजह से इस मंथ आपका पीरियड इरेगुलर हो गया हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है? जैसे आपने एकदम से फास्टिंग करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। मैं अपनी पीसीओएस पेशेंट्स में मैं सारे पीसीओएस पेशेंट्स में ये बार बार बोलती हूँ, वो सारे मेरे पेशेंट्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान से सुने प्लीज प्लीज। आपको पीसीओएस में फास्टिंग नहीं करना है, डाइट मॉडिफिकेशन करना है। और मैं हमेशा डाइट मॉडिफिकेशन के लिए बोलती हूँ, फास्टिंग के लिए नहीं बोलती हूँ। तो अगर से आपने अचानक से फास्टिंग करना शुरू कर दिया तो उसमें भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है, या फिर आपने हेवी ईटिंग करना शुरू कर दिया तो भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टेम्परेरीली आपके पीरियड को इरेगुलर कर सकती हैं। तो अगर सिर्फ टेम्परेरीली ऐसा हो रहा है, यानी कि 1-2 बार ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी ये कॉज है। लेकिन अगर रेगुलरली आपका ऐसा हो रहा है तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अलावा बार बार आपको ऐसा हो रहा है तो फिर इनके अलावा कुछ कॉज हो सकते हैं। हो सकता है आपको पीसीओएस हो सकता है और कोई रीजन हो जिसकी वजह से आपको पीरियड इरेगुलर हो रहा है। तो आप अपना चेकअप जरूर से कराइए। और अगेन आई एम रिपीटिंग, वो सारी लड़कियां जो कि 18 या 20 साल से ऊपर हैं, एक बार अपना चेकअप जरूर से कराइए अगर आपका पीरियड बार बार इरेगुलर हो रहा है। किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी हो रही है, जो मैंने भी आपको बताया, यानी कि आपका पीरियड आ रहा है तो रुक नहीं रहा है और आ ही नहीं रहा है, या फिर स्पॉटिंग के फॉर्म में हो रहा है, तो प्लीज आप एक बार अपने आप को थॉरली चेक जरूर कराइए। और ये भी मैं आपको बताती चलूं, बहुत सारी लड़कियां अपनी मर्जी से अपने आप चेकअप करा लेती हैं और वो अपना जस्ट पैसों का नुकसान करती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता एग्जैक्टली कि आपको क्या चेक कराना है। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उनको दिखाइए और उनके हिसाब से चेकअप कराइए, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या कॉजेज हैं जिनकी, ये तो मैंने कुछ कॉमन कॉजेज बताए जिसमें कुछ लड़कियों के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर 1-2 महीना ऐसा होता है तो फिर आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं कि हो सकता है आपका ऐसा हो रहा हो, लेकिन रेगुलरली हो रहा है तो डेफिनेटली ये कॉजेज नहीं है। तो उसके बाद और क्या कॉजेज आ सकते हैं? एक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉज अभी बताया जो भी सबसे कॉमन है, जो कि रफली अगर इंडिया की बात करें तो हर 5वीं या 6ठी लड़की जो है वो पीसीओएस या पीसीओडी से ग्रसित है। वो एक बहुत कॉमनली अभी हमें मिल रहा है लड़कियों में या लेडीज में, दैट इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो लोग पीसीओएस वर्ड नहीं जानते हैं उनको मैं रिपीट कर रही हूँ, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, दैट इज ओल्ड टर्म, द न्यू टर्म इज पीसीओएस। तो पीसीओएस या पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये अभी बहुत कॉमन होता जा रहा है लड़कियों में, जिसकी वजह से पीरियड बहुत इरेगुलर हो रहे हैं। तो अगर से आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए, हो सकता है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो। तो अगर बार बार हो रहा है तो अपना चेकअप जरूर से कराएं। अच्छा, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा हो? अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। कुछ आप में से किसी ने अगर इसको सुना है, किसी ने इस बारे में सुना है एंडोमेट्रियोसिस? व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? कोई जानता है? आप में से कोई अगर एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानता है तो प्लीज आप उसे बताएं। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई इसको रिस्पॉन्ड करे। डू यू नो एंडोमेट्रियोसिस? व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? कोई आंसर करे। चांदनी जी जुड़ रही हैं, मैं देख रही हूँ काफी लोग जुड़ रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? आप अभी किसी ने मुझसे इससे पहले सवाल किया था कि उनको बहुत पेनफुल पीरियड होता है, क्या वो आंसर कर सकती हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? और इसमें पेनफुल पीरियड्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो वो आप में से कोई भी एक बंदा जो कि नो मैम, चांदनी, ओके चांदनी जी,
चांदनी जी ने आंसर किया है। इसके अलावा और कोई आंसर करना चाहता है? एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस, अभी जिन्होंने आंसर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कि उस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में बाद में कवर करूंगी कि उनको पीरियड में पेन होता है, तो आप उनको बताती चलूं अगर वो मुझसे अभी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि काफी ऊपर चला गया है, मुझे वो दिख नहीं रहा है उनका क्वेश्चन। तो एंडोमेट्रोसिस एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से पीरियड में बहुत सिवियर पेन हो सकता है और आपका पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है। तो व्हाट इज एंडोमेट्रोसिस? एंडोमेट्रोसिस क्या होती है, ध्यान से सुन ले सारे लोग। किसी ने आंसर किया है, ये है कृष्णा, इंक्रीज थिकनिंग ऑफ एंडेड। इंक्रीज थिकनिंग ऑफ एंडेड, नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपका आंसर। आफरीन ने क्या, मुझे पीसीओडी पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। आफरीन जी, मैंने अभी कहा कि आप भी, हम पीसीओडी को, आप मेरा पिछला सेशन सारे देखिए, पीसीओडी के बारे में है, और मैं पीसीओडी को वापस से एक बार पीसीओडी के पीरियड्स के लिए वापस से कवर करूंगी। और डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से अप्रोच करना चाहिए और अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए कि आपके हार्मोन प्रोफाइल कितने बड़े हुए हैं और उनको कैसे मॉनिटर करना है। फिरदौस ने किया है, लाइंस ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस। वेरी गुड फिरदौस जी। फिरदौस जहान ने आंसर किया है और बहुत अच्छा आंसर किया है कि लाइंस ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस, और कोई यूट्रस की लेयर है। अंजलि प्रसाद ने आंसर किया है कि यूट्रस की लेयर है। काफी क्लोज हैं आप लोग आंसर के। वेरी गुड, बहुत इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करके कि आप लोग जुड़ रहे हैं और आंसर भी कर रहे हैं मेरे क्वेश्चन का, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों से जुड़ रही हूँ और आपको कुछ समझाने में या बताने में सक्षम हूँ। चलिए, मैं किसी और ने भी, मेरा AMH हाई निकला है। आफरीन जी, आपका AMH बहुत हाई है। अगेन आई एम सेइंग, अभी हम PCOS को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आपका AMH 23 है, बहुत हाई है, और आपको डेफिनेटली PCOS है, और आपको बहुत जरूरत है ट्रीटमेंट की। आपकी मेडिसिन प्लस नेचुरल ट्रीटमेंट दोनों चलेगा। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपने आप में इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि AMH घटाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, तो इसको हल्के में मत लीजिए प्लीज। दिस इज माय रिक्वेस्ट। आफरीन जी, आपके सवाल का आई होप आंसर मिल गया होगा। ये कृष्णा जी ने आंसर किया है कि एंडोमेट्रियल थिकनिंग इंक्रीज। कृष्णा जी, आपने आंसर तो किया है बट थोड़ा सा अलग है। एंडोमेट्रियम तो ठीक, यस, एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रियल थिकनिंग इंक्रीज को नहीं बोलते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एक दो लोगों ने थोड़ा सा आंसर किया है, जिसमें से फिरदौस जी ने काफी क्लोज आंसर किया। अच्छा, अब मैं बताती हूँ। एंडोमेट्रियम आई होप कि फिर आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं अगेन, लेकिन मेरा एक्सप्लेन करना बनता है। तो पहले मैं बता दूं अगेन कि व्हाट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है? देखिए, यूट्रस जो होता है, यानी कि बच्चेदानी, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। देखो, मैं बहुत बेसिक वर्ड भी यूज कर रही हूँ। आप सब बोलोगे कि मैम को क्या हो गया, एक मैम एकदम बेसिक वर्ड बोल रही है, क्योंकि मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मैं सिर्फ पढ़े लिखों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो इस वर्ड को नहीं समझते। तो जितना मुझे आता है, जितना मुझे लैंग्वेज पता है, तो मैं उन सारी लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश करूंगी कि सबको समझ में आए। तो बच्चेदानी यानी यूट्रस, वो 3 लेयर से बनी होती है। सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको सेरोसल लेयर कहते हैं, उसके बीच में मस्कुलर लेयर होती है, और उसकी जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस की यानी बच्चेदानी की कैविटी बनाती है, ठीक है। और वही लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है, वही लेयर हर महीने शेड होती है, यानी कि हर महीने आपके पीरियड के फॉर्म में वही लेयर निकलती है, ठीक है। तो यहां तक आपको पता है। कृष्णा जी ने जो आंसर किया कि एंडोमेट्रियल थिकनिंग होती है, तो आपने जो आंसर किया है कृष्णा जी, उसका जवाब ये है कि एंडोमेट्रियल थिकनिंग जो होती है वो हर महीने पीरियड के फॉर्म में निकलती है। जो पीरियड होता है वही एंडोमेट्रियल थिक होके आपके पीरियड के फॉर्म में निकलता है, यानी कि ब्लीडिंग के फॉर्म में वो एंडोमेट्रियम निकलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो अब ध्यान से सुनिए कि क्या होती है। और कई सारे लोगों में ये जो होता है आपके पीरियड में सिवियर पेन कॉज करती है, और बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटी का कॉज भी बनती है, बहुत सारे लोगों के पीरियड को इरेगुलर भी करती है। अच्छा, आफरीन जी ने लिखा है कि इसमें शादी करके प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मुझे शादी कब करनी चाहिए प्लीज डॉक्टर बोल। आफरीन जी, अभी हम एंडोमेट्रोसिस की बात कर रहे हैं, आप PCOS की बात कर रही हैं। मैंने अभी आपको बोला कि आपका AMH बहुत हाई है, डेफिनेटली आपको डॉक्टर की जरूरत है, और आपके AMH को लो करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए
आप प्लीज प्लीज अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और अपना ट्रीटमेंट लें, इसको हल्के में नहीं लें। 23 AMH बहुत हाई होता है। आप शायद मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन ये बहुत मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये सीरियस होने की बात नहीं है, लेकिन इसको सीरियसली लेने की बात है। प्लीज, अभी हम PCOS डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम एंडोमेट्रियोसिस की बात कर रहे हैं। ओके, सो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है दोस्तों? एंडोमेट्रियोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम, यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग है, वो यूट्रस के अलावा, यूट्रस में तो होती है, उसके अलावा अगर बाकी जगह पे भी मिले, यानी कि आपके जो ट्यूब्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब से, वहां पे भी आ जाए, या फिर ओवरी में भी आ जाए, या फिर आपके अंदर जो एब्डोमेन है उसमें और भी जगहों पे वो पाई जाती है, तो कहीं पे भी वो पाई जा सकती है। तो यानी कि यूट्रस के अलावा और कहीं पे वो लेयर पाई जाए, यानी यूट्रस की जो अंदर की लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस के अलावा आपके एब्डोमेन में कहीं पे भी और पाई जाए, जो कॉमनली जैसे कि आपके फेलोपियन ट्यूब में पाई जा सकती है, आपकी ओवरी में पाई जा सकती है, या हो सकता है आपकी आंतों से चिपकी हुई पाई जा सकती है। तो यूट्रस की लेयर है जो यूट्रस के अंदर की लेयर है, बट वो यूट्रस में है, उसके अलावा और बाकी जगह पे पाई जाए, तो दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो जब होता क्या है कि जब आपकी पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है तो वो उन जगहों पे से भी ब्लीड करती है, तो उस केस में आपको पेन भी होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी नहीं, मतलब पेट यानी एब्डोमेन के अंदर के अगर आपकी यूट्रस की लेयर आपके यूट्रस में होने के साथ साथ आपके एब्डोमेन में और जगहों पे पाई जा रही है, और आपके पीरियड्स के टाइम क्या होता है, उसी में ब्लीडिंग होती है और वो शेड होती है, तो अगर आपके यूट्रस के अलावा यूट्रस के बाहर पाई जा रही है और पीरियड के टाइम पे वो शेड हो रही है और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा कि एब्डोमेन में इधर उधर अगर आपके ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा, सब जगह चिपक जाएगा, आपके ऑर्गन्स जो है ना वो चिपक जाएंगे, तो जिसकी वजह से भी जो होती है आपको एंडोमेट्रियोसिस के केस में आपको पेन होता है, सिवियर पेन हो सकता है, ठीक है, और आपके पीरियड में इरेगुलरिटी आ सकती है। तो एंडोमेट्रियोसिस वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो PCOD ही सिर्फ इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं होता है, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि अगर ये बहुत सीवियर फॉर्म में हो तो आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। तो आपको जानना जरूरी है कि जिसको ये बहुत सीवियर फॉर्म में होती है तो उसके लिए बहुत बार नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बार IVF में भी प्रॉब्लम होती है, और कई लोगों को तो कई बार IVF करने के बाद सक्सेस मिलती है और कुछ लोगों को उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस को जानना आप सबको जरूरी हो, और एंडोमेट्रियोसिस जो है एक कॉज हो सकता है आपके पीरियड को इरेगुलर करने का। और जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि उनको पीरियड में बहुत पेन होता है, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने सिर्फ एक वजह बताई है कि हो सकता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। वो हल्के फॉर्म में भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। तो बट यहाँ पे हम पीरियड की इरेगुलरिटी की बात कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप में से बता सकता है कोई? अगर मेरे पेशेंट यहाँ पे हैं तो वो जरूर बताएंगे कि इनके अलावा PCOS मैंने बता दिया, एंडोमेट्रियोसिस मैंने बता दिया, स्ट्रेस मैंने बता दिया, और भी कुछ टेस्ट अगर मैं PCOS का कराती हूँ तो उसके साथ साथ कुछ टेस्ट और कराती हूँ जो कि कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पीरियड को इरेगुलर करने के लिए। तो कोई आंसर यहाँ पे कर सकता है कि और कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो कि आपके पीरियड को डिस्टर्ब कर सकती हैं? तो प्लीज आप में से कोई आंसर कीजिए कि बहुत कॉमन कंडीशन है। कोई आंसर कर सकता है इसमें कि वो कॉमन कंडीशन क्या है? कोई यहाँ पे आंसर करना चाहे तो? ओके, थायराइड, चांदनी जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वेरी गुड नॉलेज। चांदनी जी थायराइड उन्होंने आंसर किया, डेफिनेटली थायराइड को इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे एक जो मिथ है, चांदनी ने आंसर किया, अंजलि प्रसाद ने आंसर किया थायराइड। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड चांदनी जी। थायराइड, फिरदौस ने आंसर किया ओबेसिटी। यस फिरदौस, अभी हम ओबेसिटी पे आएंगे, अभी हम थायराइड की बात करते हैं। पहले थायराइड को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्यों इग्नोर नहीं करना है? क्योंकि देखिए एक मिथ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको थायराइड तो नहीं है, नहीं है, कैसे पता?
मैम मुझे मोटापा नहीं है तो मुझे थायराइड नहीं है। ये आंसर होता है उनका। बहुत सारे पेशेंट्स का ये आंसर होता है कि मैम मुझे मोटापा नहीं है, मुझे थायराइड कैसे हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका थायराइड जो है आपको सिर्फ मोटापा दे। थायराइड उतना ना हो सकता है कि आपका थायराइड उतना ना बड़ा हुआ हो जो आपको मोटापा दे। हो सकता है आपका थायराइड यानी टीएसएच का लेवल सिर्फ उतना हो जो कि सिर्फ आपके पीरियड को इरेगुलर करे या फिर आपके प्रेगनेंसी में बाधा करे। यानी कि आपका थायराइड अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो तो हो सकता है कि वो आपके पीरियड को इरेगुलर कर दे, हो सकता है कि आपकी इनफर्टिलिटी का कॉज बन जाए। तो वो सारे लोग जो कि इसको बहुत हल्के में लेते हैं, जिनको लगता है कि अरे मैं तो मोटी नहीं हूं, मैं तो फिट हूं, तो मुझे थायराइड नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ हो। किसी ने लिखा है, कृष्णा जी ने लिखा है कि टीएसएच 13, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या लिखा है इन्होंने, 13 पॉइंट समथिंग है। डेफिनेटली आपका 13 पॉइंट समथिंग इज वेरी हाई, और अगर आपका टीएसएच इतना है तो आपको डेफिनेटली इसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी कृष्णा जी। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थायराइड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है आपके पीरियड को इरेगुलर करने का। तो आपको अपने थायराइड की जांच यानी थायराइड का चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आपकी इनफर्टिलिटी भी इससे हो सकती है, आपका पीरियड भी इरेगुलर हो सकता है इसकी वजह से आपके और सिम्टम्स ना आए, क्योंकि हो सकता है आपका उस लेवल पे ना बढ़ा हुआ हो। देखिए यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि थायराइड की वजह से कई बार मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी उतने ही थायराइड में किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, उतना टीएसएच में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं 2 लेडी को अगर देख रही हूँ, एक लेडी का टीएसएच 8 है, दो लेडीज का टीएसएच 8 या 9 वैल्यू ले लेते हैं, लाइन 9 है। 9 वाले टीएसएच को प्रेगनेंसी हो गई और उसको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 9 वाले टीएसएच की जो दूसरी लेडी है उसको पीरियड भी इरेगुलर है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो हर इंसान अलग है, हर इंसान की बॉडी अलग है, और हर इंसान अलग तरीके से हर चीज को रिएक्ट करता है। यानी कि वही 9 थायराइड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये जो थायराइड की लेवल है वो जज करना डॉक्टर का काम है। अगर आपका टीएसएच या टीएसएच लेवल, जैसे एक रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल होती है, तो जो डिजायरेबल रेंज एक गायनेकोलॉजिस्ट चाहती है वो 1 to 3 के बीच में हो, दैट इज द बेस्ट रेंज। तो उसके अलावा अगर आपका मान लीजिए 4 भी है और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भी हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि आपका टीएसएच का लेवल क्या है। तो अपने थायराइड को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अच्छा, उसके अलावा एक और कॉमन हार्मोन है, आप में से कोई आंसर करेगा, बहुत वो भी कॉमनली चेक किया जाता है। अगर हम चेक कर रहे हैं कि आपका पीरियड क्यों डिस्टर्ब है या फिर आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो एक और बहुत कॉमन हार्मोन है जिसको हम साथ में चेक करते हैं। आप में से अगेन कोई आंसर करेगा? फिरदौस जी क्या आप आंसर करेंगी, या चांदनी जी आप में से कोई आंसर करेगा, या अंजलि जी आप में से कोई आंसर करेगा? एक बहुत और कॉमन हार्मोन है जिसको हम चेक करते हैं, जिसकी वजह से भी आपका पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है, और जिसकी वजह से भी, वेरी गुड अंजलि जी, दैट इज प्रोलैक्टिन। वेरी इंटरेक्टिव सेशन, रियली मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं कि आप सब इस पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और आई होप कि आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे। दैट इज वेरी 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 कॉमन, प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई। यस, ये मुशीरुल इस्लाम जी ने आंसर किया है कि प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई। जी बिल्कुल मुशीरुल जी एंड अंजलि जी, प्रोलैक्टिन लेवल जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल आपके, ये इसके बारे में मैं कुछ बताती चलूं। देखिए, ये वही प्रोलैक्टिन है जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है तो नॉर्मल होता है, लैक्टेशनल पीरियड में यानी कि बेबी को अगर फीड करा रहे हैं तो उस केस में बढ़ जाता है तो नॉर्मल होता है, यानी कि बढ़ा होना चाहिए तभी ये चीजें नॉर्मल होती हैं। लेकिन इन दोनों कंडीशंस के अलावा अगर बढ़ जाता है तो आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, यानी कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होने दे सकता है और आपके पीरियड को इरेगुलर कर सकता है। तो ये 2 कॉमन हार्मोन्स हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर मेरी बात कीजिए तो मैं अगर अपने पेशेंट को टेस्ट कर रही होती हूँ, यानी कि अगर पीसीओएस पेशेंट को या किसी भी इनफर्टिलिटी पेशेंट को या फिर इरेगुलर पीरियड्स के लिए टेस्ट करी होती हूँ तो मैं इन 2 हार्मोन्स को जरूर चेक करती हूँ। कृष्ण झैया जी ने आंसर किया है LH FSH।
बहुत सारे हार्मोन्स हैं, LH, FSH, AMH, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ये हम PCOS वगैरह में कंसिडर करते हैं, इनफर्टिलिटी में कंसिडर करते हैं। बट अभी ये इस तरह के हार्मोन्स की हम बात कर रहे थे जो अभी इन लोगों ने आंसर किए। LH, FSH, ये डेफिनेटली आपने अच्छी बात कही है कि अगर हम PCOS सोच रहे हैं तो डेफिनेटली, या फिर इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो LH, FSH डेफिनेटली ये मैटर करता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि और क्या हो सकता है और क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका पीरियड इरेगुलर हो। तो आई होप कि आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे मेरे इस सेशन से, क्योंकि ये काफी इंटरेक्टिव सेशन जा रहे हैं। इसके अलावा ये तो हो गई कुछ मेडिकल कंडीशंस जो कि आप सबको पता है। इसके पहले फिरदौस जी ने एक आंसर किया था, ओबेसिटी। यस, ओबेसिटी इज डेफिनेटली अ रीजन। ओबेसिटी अगर है, आपको हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अपने आप को फिट रखना जरूरी है, और आपकी डाइट अगर बैलेंस नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। बट इन सब के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अगर आपकी ओबेसिटी है, आपकी डाइट इम्बैलेंस है, तो डेफिनेटली इन चीजों को ठीक कीजिए, लेकिन इनके पीछे का रीजन भी ढूंढिए। मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि इनके पीछे का रीजन भी ढूंढिए। अच्छा, उसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा, ये तो कुछ कॉमन चीजें हो गई जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर होता है। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा कुछ रेयर चीजें भी होती है जिसकी वजह से आपको पीरियड इरेगुलर हो सकता है। या फिर यहाँ पे इरेगुलर की बात नहीं करूंगी मैं, यहाँ पे बात करूंगी कि जैसे एक लड़की को पीरियड ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, कि 12 साल, मतलब 18 साल की हो गई या 20 साल की हो गई, उसको पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा है। रेयर कंडीशंस हैं, लेकिन कभी कभी हो सकती हैं। या फिर उसके पहले मैं बात कर लूं कि आपको पीरियड अगर आ रहा है, बहुत हैवी आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, तो ये रेयर होता है लेकिन होता है, तो इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। तो ये एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपको बहुत हैवी पीरियड आ रहा है और आ रहा है तो रुक नहीं रहा है। तो ये बहुत ज्यादा लोगों में नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो सबसे कॉमन वुमेन में होता है, दैट इज वॉन विलिब्रैंड डिजीज। तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी, बट दिस इज ऑल्सो फाउंड इन लेडीज। ये भी लेडीज में मिलता है और इतना कॉमनली नहीं मिलता है, इसलिए हर पेशेंट में हम ये चेक नहीं कराते हैं। लेकिन बाकी चीजें अगर रूल आउट हो जाती हैं, कि बाकी टेस्ट के जरिए अगर रूल आउट हो जाता है कि इनको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर डेफिनेटली हम उस प्रॉब्लम के लिए चेक कराते हैं। तो अगर आपका पीरियड बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा आ रहा है और आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, और बाकी सारी चीजें अगर रूल आउट हो जा रही हैं, तो वॉन विलिब्रैंड डिजीज के लिए हम जरूर चेक कराते हैं। तो इसको भी नहीं भूलिए दोस्तों, कि अगर आपका इस तरीके का पीरियड है कि ये सारी चीजें हमने रूल आउट कर ली और फिर भी आपका पीरियड हाई है, तो हो सकता है कि आपको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, उसके बाद एक और डिजीज का नाम लूंगी जो अगेन वेरी कॉमन, बहुत कॉमन नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है अभी के वक्त की। ये लास्ट जो है, इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। दैट इज सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज, अगर आपका पीरियड नहीं आ रहा है, वो लड़कियां जिनको पीरियड नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा होता है जैसे एक 20 साल की लड़की है, उसको पीरियड ही नहीं आ रहा है, ठीक है, और डायग्नोसिस हमने सारे कुछ कर ली, कुछ नहीं हुआ, फिर उसकी डायग्नोसिस बाद में बनी कि उसको सीलियक डिजीज है। सीलियक डिजीज एक इंटेस्टाइन की डिजीज होती है। इंटेस्टाइन आप सब समझ रहे होंगे। इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप प्लीज बताएं। इंटेस्टाइन यानी कि आंतें, शायद आप छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें बोलते हैं आई गेस। तो ये इंटेस्टाइन की डिजीज है, तो सीलियक डिजीज। तो ये बहुत कॉमनली नहीं मिलती है, लेकिन ये हो सकती है, मिलती है। तो सीलियक डिजीज में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लड़कियां ऐसी आती है जिनको पीरियड नहीं आ रहा है, और अगर इनके सीलियक डिजीज डायग्नोस होती है और इनको ग्लूटेन फ्री डाइट पे जब डाला जाता है, ग्लूटेन फ्री डाइट पे जब डाला जाता है, तो पता चलता है 6 महीने के बाद फिर उनका पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिनमें आपका पीरियड इरेगुलर होता है। यहाँ पे फिरदौस जी ने पूछा है कि डॉक्टर पीरियड्स कितने दिन मैक्सिमम होने चाहिए? 8 डेज। अच्छा फिरदौस जी, आप काफी लेट जुड़ी हैं मुझसे आई गेस। मैंने शुरू में ही इस पे काफी लंबा चौड़ा हमने बात की थी, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि 21 डेज से 21 डेज टू 35 डेज के बीच में अगर आपका पीरियड हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। और अगर आपकी साइकिल 7 दिन के अंदर, अगर आपका पीरियड 7 दिन तक रहता है और ठीक ठाक ब्लीडिंग होती है, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। तो फिरदौस जी,
अगर 21 डेज से 35 डेज के बीच में आपका पीरियड हो रहा है तो ये विंडो एक नॉर्मल विंडो कहलाती है। और अगर आपका पीरियड एक मतलब 7 दिन के अंदर रहता है, 7 दिन तक रहता है, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। 8 दिन मान लेंगे अगर बहुत हल्की स्पॉटिंग होती है तो तक रहता है, उसके बाद भी अगर हो रहा है तो दैट इज नेवर कंसिडर्ड नॉर्मल। उसके लिए आपको चेकअप कराना जरूरी होता है। सो दोस्तों, आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सेशन में कुछ नेचुरल टिप्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो मैं तब करूंगी जब आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं अगला सेशन जो भी नेचुरल टिप्स बताऊंगी वो आपको यूट्यूब पे बताऊंगी, और जो भी डिस्मेनोरिया वाली टिप्स बताऊंगी वो मैं यूट्यूब पे बताऊंगी। तो जब उस पर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे तो मैं नेचुरल तरीके बताऊंगी कुछ जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं, कि हो सकता है आप दवाएं ना करें लेकिन इन तरीकों से आपकी चीज़ें नॉर्मल हो। तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़िए। मैं ये जब वीडियो पोस्ट करूंगी इसमें YouTube चैनल दे दूंगी, बट उसमें आप जाके सर्च कर सकते हैं PCOS PCOD डॉक्टर, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैंने इस वीडियो से पहले जो आज का टॉपिक आपको भेजा था उसके साथ भी मैंने YouTube चैनल का लिंक भेज दिया था, अपने Facebook चैनल का लिंक भेज दिया था। आप तीनों से जुड़िए और अगले टॉपिक के लिए आप यूं ही मुझसे जुड़ते रहिए और ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन रखिए। अच्छा, ये किसी ने लिखा है, आफरीन जी ने फिर लिखा है। आफरीन जी, लगता है आप काफी परेशान है पीसीओडी के लिए। पीसीओडी की डाइट के बारे में आपका ऊपर चला गया। आफरीन जी, आप पीसीओडी के लिए बहुत परेशान हैं और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपका एमएच बहुत हाई है, प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ऐसा ना हो कि आपको बहुत देर हो जाए, क्योंकि आपका एमएच इतना हाई है, उसको डाउन करने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज आप उसको अपने से डील करने की कोशिश ना करें, अपने डॉक्टर से मिलिए और उनके थ्रू आप अपनी ट्रीटमेंट कराइए। अच्छा, कृष्णा जी ने क्या मैम से है आपका यूट्यूब चैनल? मेरा यूट्यूब चैनल जो है PCOS PCOD डॉक्टर के नाम से है। मैं अभी जो वीडियो पोस्ट करूंगी ये वाला, इसमें मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी, या इससे पहले जो मैंने अभी ये आज का जो इंटीमेशन दिया था उसमें भी यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, और मैं इस वीडियो के साथ भी लिंक पोस्ट कर दूंगी। PCOS PCOD डॉक्टर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जुड़िए। ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगी और जितने भी नेचुरल टिप्स है अब मैं उस पर करूंगी जब आप सब उस पर आकर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे। सो दोस्तों, उस पर जुड़ने के लिए और यहाँ पे जुड़ने के लिए, इंटरेक्टिव होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़िए, और ऐसे ही मैं अभी ये जो लॉकडाउन का सीजन चल रहा है और कोरोना का सीजन चल रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ जानकारी जो मुझे है मैं आप तक पहुंचाऊं, और आप सब अपना ख्याल रखिए। इस कोरोना से अपनी और अपने अपनों की हिफाजत कीजिए। प्लीज मेक सेशन ऑन हाउ टू मेंटेन वेट। फिरदौस जी, वो सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन तब जब आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे, और उसको हम YouTube पे लाइव सेशन करेंगे। तो आप सब मेरे YouTube से जुड़िए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले सारे जितने भी नेचुरल टिप्स हैं मैं YouTube पे दूंगी। तो आप सब उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। PCOS PCOD डॉक्टर के नाम से है, और मैं इस पे लिंक शेयर कर दूंगी आपको। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। इस कोरोना से आप सब को अपनी और अपने अपनों की सबकी हिफाजत करना है। बिला वजह आप प्लीज बाहर नहीं आए, और अगर आने की जरूरत पड़ रही है तो फासला और डिस्टेंस बना के रखें, और मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, और अगले सेशन को अगर आप चाहते हैं कि मैं नेचुरल टिप्स दूं तो प्लीज़ आप जुड़े, मेरे फेसबुक से भी जुड़े, मेरे इंस्टाग्राम से तो आप जुड़े हुए हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि मैं उस पर आकर आपको सारे नेचुरल टिप्स दूं, आपके पीरियड से रिलेटेड, आपके वेट से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज मैं आपसे शेयर करूंगी। डेफिनेटली मैं यहाँ पे मेडिसिन के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यस, नेचुरल चीज़ों के बारे में डेफिनेटली हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही
ऐसे ही हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे. सो थैंक यू ऑल. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.